अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला रिप्रोडक्शन। मतलब बेसिकली जो साइंस के लिहाज से वो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन बायो का वो फर्स्ट चैप्टर है। हमने ये प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है उसको कंप्लीट कर लिया हुआ था, किस किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बेसिकली ग्रो करना, कहते हैं किसी चीज़ को ग्रो अप करना। यहाँ क्योंकि हम सीड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सीड्स को किस तरह से ग्रो पाते हैं और ग्रो होने के बाद वो प्लांट में किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, इस सारे प्रोसेस को हमने जर्मिनेशन में पढ़ना है। तो हमें ये ऑलरेडी पता चल चुका था कि जैसे फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है और उसके बाद सीड किस तरह से डेवलप होते हैं एक फ्रूट के अंदर, और उस सीड को फिर डिस्पर्स किस तरह से होते हैं, और देन हम उसको जब सो करते हैं तो वो जर्मिनेट किस तरह से होंगे। सबसे पहले हम कंडीशंस पढ़ेंगे यहाँ पर कि जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक सीड को पूरी तरह से ग्रो करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पहले सीड को सो करना होगा, मतलब मट्टी में दबाना होगा। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली उसको पानी भी देते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी, खादें वगैरह उसमें डालते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन 4 चीज़ें होती हैं जो उसको चाहिए होती हैं। फ़र्स्ट हम कहते हैं वाटर, नेसेसरी यानी ज़रूरी अमाउंट में उसको वाटर चाहिए होता है। उसके बाद फूड चाहिए होता है। टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड कर देंगे या बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। अगर वही नॉर्मल नहीं होगा तो फिर सीड भी ग्रो नहीं कर पाता। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए चाहिए होती है जो सीड के अंदर मौजूद होता है, उसको रेस्पायर करने के लिए चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें वो वाटर से, ऑक्सीजन जो होती है वो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ से ले लेता है। अब बात ये आती है कि फ़ूड किधर से लेता है वो। फूड सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, लेकिन जो स्वेलिंग पार्ट होता है, स्वेलिड सा पार्ट होता है उसका, हेल्दी पार्ट होता है जो सीड का, उसके अंदर सारी उसकी फूड स्टोर ही होती है जहाँ से एम्ब्रियो जो होता है उसको इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद आता है स्टेप ऑफ जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन जब होती है तो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं कि सीड जो होता है वो जब हम उसको पानी देते हैं तो जो आउटर मोस्ट उसकी लेयर होती है सीड की बड़ी हार्ड होती है, उसको हम टेस्टा बोलते हैं। पानी देने की वजह से वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है। जज़ब होने की वजह से वो सूख टूट जाती है। जब आउटर लेयर टूट जाती है तो अंदर से कोटिलीडन मतलब जो हाफ ऑफ रह जाते हैं ना सीड के, वो बाकी रह जाते हैं। उसमें से सबसे पहले नीचे वाले पार्ट की तरफ एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट करता है और उसको हम ग्रोइंग रूट कहते हैं। मतलब जब वो ग्रो करेगी तो एक रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है जब उसकी रूट्स फर्दर ग्रो करती हैं ना तो उसके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो देखेंगे अंडरग्राउंड ज़मीन से बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, शूट्स में। अब सवाल ये आता है कि रूट हेयर्स का क्या फ़ंक्शन होता है। रूट का फंक्शन तो फूड यानी वाटर के अब्जॉर्ब करना है, पानी को सॉइल से लेना है, लेकिन रूट हेयर्स का क्या फ़ंक्शन होता है। देखिए अब जो एक रूट होगी वो पानी कम एब्जॉर्ब करेगी किसके मुकाबले में, अगर ये रूट हेयर ज़्यादा आ जाएंगे तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी। नेक्स्ट हम कहते हैं जब वो फर्दर टाइम पास हो जाता है वो उसको और फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं और जो फूड उसको और मिलती है तो रूट्स जो होते हैं फर्दर नीचे ज़मीन की तरफ डेवलप ज़्यादा करना स्टार्ट हो जाता है। देखें यहाँ पर उसके रूट हेयर्स कम है, यहाँ पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से रूट हेयर्स का नंबर भी ज़्यादा हो गया है। वाटर और मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन भी सॉइल से ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ये जो अपर पार्ट रह जाता है ग्राउंड से बाहर, ये सारे इसकी प्लांट बॉडी आ जाती है। ये स्टेम होती है, ग्रोइंग स्टेम, शूट नई जो भी बन रही होती है जो पूरे ट्री में कन्वर्ट होगी। उसके बाद इसके लीव्स आते हैं। लीव्स जो होते हैं, लीव्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, लीव को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं ट्री की। प्लांट की फूड फैक्ट्री लीव होती है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर। ये जर्मिनेशन के 3 स्टेप्स होते हैं और ये कंडीशंस उसके लिए रिक्वायर होते हैं। अब उसके बाद हम रीडिंग भी इसकी कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ अगर रह जाए तो हम उसको
वहीं पे कर लें। सबसे पहले जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्स फ्रॉम द प्लांट इज़ यूजुअली क्वाइट ड्राई। वो कहते हैं जब सीड डिस्पर्स होते हैं, बिखरते हैं, तो वो मोस्टली खुश्क होते हैं। इट इज़ गिवन द राइट कंडीशंस, उसको सही तरह से सारी कंडीशंस मिलनी चाहिए, देन इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट, फिर वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। सीड्स को क्या चाहिए होता है? वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर बिफोर दे विल बी बिगिन टू ग्रो। उसको ग्रो होने से पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब न्यू प्लांट ग्रो व्हेन द सीड, न्यू प्लांट कब ग्रो करता है? जब सीड जो होता है वाटर लेता है और रूट बिगेंस टू ग्रो, और स्टोर, और जो फूड होती है वो उससे उसके एनर्जी भी मिलती है। द रूट कॉन्टीन्यूज टू ग्रो, अब रूट्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। रूट हेयर्स बिगेन टू टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो रूट हेयर्स होते हैं वो नीचे से पानी लेने में मदद करते हैं। द यंग शूट्स ग्रोज अपवर्ड थ्रू द सॉइल, कहते हैं छोटी छोटी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। शूट्स इच डिवेल्प्स लीव्स, लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द सीडलिंग्स कैन मेक इट्स ऑन फूड। सीडलिंग्स जो भी नए नए पत्ते आए, नया नया पौधा आया, बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं है, वो दरख्त भी नहीं है अभी बना हुआ, तो सीडलिंग्स हम उसको कॉल करेंगे। अभी सीडलिंग्स किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उससे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका क्लोनिंग। क्लोनिंग हम कहते हैं वो प्रोसेस होता है जिसमें क्लोन्स बनाए जाते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स मतलब जेनेटिकली मीन्स जीन्स के लिहाज से, आइडेंटिकल मीन्स सेम, जीन्स के लिहाज जो सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोन्स होते हैं। अब ये क्लोन्स कैसे प्रोड्यूस होते होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। वो कैसे? कहते हैं कि नेचुरल क्लोन्स भी होते हैं। नेचुरल क्लोन्स मोस्टली प्लांट्स होते हैं। नेचुरल क्लोन्स कुदरत में इस तरह से भी कुछ सेम टू सेम कॉपीज़ जो होती हैं वो बनती हैं। मोस्टली ये प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये सारे सेम होते हैं। कभी आपने देखा है कि एक प्लांट का फेस किसी और तरह का होता है, दूसरे प्लांट का फेस किसी और तरह का होता है? ये ह्यूमन बींग्स में ये चीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स सेम नहीं हो सकते, ना ही बाकी एनिमल्स सेम टू सेम होते हैं, उनमें डिफरेंसेस ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स सेम टू सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई सेक्स सेल्स या गेमीट्स वगैरह इसमें मौजूद नहीं होते। सिंपल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही सेम टू सेम डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कुछ प्लांट्स रनर्स के तौर पे काम करते हैं। रनर्स किस तरह से ग्रो करते हैं कि ये जो होती है ना, इनकी स्टेम इनकी ज़मीन के साथ साथ चलना स्टार्ट कर देती है, साथ साथ ग्रो करती है और फिर सीधी हो जाती है। जैसे हम स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये देखें, इसकी स्टेम साथ साथ ज़मीन के ग्रो करती है और फिर इसकी टिप से ऊपर की तरफ नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। इनको मोस्टली हम रनर्स कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कुछ जो होते हैं ना प्लांट्स, वो ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम होती है, मतलब ऐसी स्टेम जो ज़मीन के नीचे मौजूद होती है। अब ये ज़मीन के नीचे ग्रो करती है और ये स्वेलिंग होती है। आपको पता है ना, पोटैटो जो होता है बहुत हेल्दी सा वेजिटेबल होती है, हेल्दी सी, इसके अंदर फूड बड़ी अमाउंट में स्टोर हुआ होता है। अब वो कहते हैं कि जब ये सोइल के अंदर ग्रो करता है ना, तो इसकी आइज़ होती हैं। आइज़ किसको कहा हुआ है? बेसिकली जब हम पोटैटो को देखते हैं ना, तो कुछ हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ तो उस कहीं कहीं घड़े मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से घड़े से, वो उसकी आइज़ होती हैं। जब इसको बेसिक कंडीशंस मिलती रहेंगी या फिर नमी में पड़ा रहेगा, तो इसकी आइज़ होती हैं, उससे नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और उस शूट से नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम पोटैटो ट्यूबर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनियन बेसिकली प्याज जो होता है हमारे पास, उसको कहते हैं। अनियन की जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम बल्ब कहते हैं। इसका करेक्टर बाकी प्लांट से बहुत सारा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके जो लीफलेट्स होते हैं जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारा फ्लैशी लीव्स जो होते हैं उसमें फूड स्टोर हुई होती है। कह रहे ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब ये भी ज़मीन के नीचे ही उगता है। और अगर प्याज को हम काफ़ी देर तक रहने दें ज़मीन में ही, पकने के बाद तक भी, तो ये और नई शूट्स निकालना स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ से शो हो रहा है। अब जब ये आप लोगों ने सुना होगा जिसे हम ग्रीन प्याज कहते हैं, ग्रीन अनियन, वो बेसिकली वो क्या करते हैं कि इसको अंदर ही रहने देते ज़मीन में।
जब वो ज़मीन में रहता है ना तो यहाँ पर जो फूड है ना इसके अंदर वो इस्तेमाल होती रहती है, नई शूट्स बनती हैं और वही शूट्स जो होती है फूड के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर इस तरह से भी करते हैं कि कुछ लोग इससे सीड्स निकालने हो ना तो इसको पूरा सीज़न वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, ये पक जाता है और पकने के बाद यहाँ से सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। उस सीड को फिर सेपरेट कर लिया जाता है और दोबारा से ग्रो करके नया प्लांट बना लिया जाता है। कह रहे ये वाली तो चीज़ें हैं ये नेचुरली पाई जाती हैं, मतलब नेचुरली हम इनसे प्लांट बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम ये किस तरह से करेंगे? प्रोपगेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम आर्टिफिशियली प्लांट बनाते हैं, नया प्लांट किस तरह से बना पाएंगे? दो चीज़ें होती हैं, एक कटिंग जो मोस्टली हम सुनते हैं, कटिंग के नेम से क्लियर हो रहा है, इसमें क्या किया जाता है प्लांट की एक स्टेम को काटा जाता है और उसको अलहदा से एक नई प्लेस पे लगा दिया जाता है ताकि वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाए। जैसे कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ से हम एक प्लांट है उसकी स्टेम कटिंग करते हैं और उसको सेपरेटली हम लगा देते हैं। जब उसको सेपरेट लगाते हैं तो उसको बेसिकली सारी सेम कंडीशंस मिल रही होती हैं और वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। एक और भी मेथड होता है जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक प्लांट की स्टेम लेते हैं, उसको कट करते हैं और उसको नए प्लांट के अंदर देखें इस तरह से अटैच कर देते हैं और ये उसको फिर कवर अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेम जो होती है दूसरी स्टेम के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती है। लेकिन ये सेम प्लांट्स में ही रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक मैंगो का प्लांट ले रहे हैं उसको एप्पल के प्लांट में डाल दिया जाए तो इस तरह से नहीं हो पाएगा, सेम स्पीशी होना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब इसकी रीडिंग को हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए, क्लोनिंग इन द प्लांट्स, क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। इसे आपने एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन करना है, वैसे भी डेफिनेशन के लिए। क्लोन्स कैन अकर नेचुरली इन प्लांट्स। क्लोन्स जो होते हैं वो कुदरती तौर पर प्लांट्स में पाए जाते हैं। टुडे क्लोन इज़ हाई टेक बिजनेस। वो कह रहे हैं कि आजकल इसी बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि हम सेम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं इसके थ्रू। लॉट ऑफ द कमर्शियल प्लांट्स ग्रोअर्स यूज़ दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे कमर्शियल स्केल पे हम मतलब तजारती पैमाने पर अगर चीज़ों को सेल करना चाह रहे हैं ऑर्गेनिज़म वगैरह को, तो हम एक थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेचुरल क्लोन्स में आपको वही प्लांट्स और एग्जांपल दे जो हम पढ़ चुके हैं। मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस द सीड्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग न्यू प्लांट्स विच कैन लिव एज सेपरेट प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज नो गेमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट। इसमें जो नया पौधा बनने वाला होता है वो अपने पेरेंट प्लांट जैसा सेम टू सेम होता है। उसके बाद हम कहते हैं इसमें एग्जांपल ले रहे थे हम रनर की। स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट द स्पेशल स्टेम्स कॉल्ड रनर्स दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड एंड न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो एट द टिप ऑफ दी स्टेम। उसके बाद आ जाता है ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स। Some stems of the potato tubers grow underground and become swollen with stored food. The swelling is a potato और ट्यूबर वगैरह जो swelling होते हैं इसे हम potato कहते हैं या सिंपल इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो ट्यूबर कहेंगे। उसके बाद आता है इफ़ अ ट्यूबर इज़ प्लांटेड, अगर इसको हम दोबारा से ग्रो कर देते हैं तो उसकी आइज से नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट में जाते हैं बल्ब वो कह रहे अनियंस होते हैं, लार्ज होते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं। बर्ड्स विद स्वेलन लीव्स फुल ऑफ फूड। इसके जो लीव्स होते हैं ना उसको बर्ड्स कहा जाता है। कह रहे हैं स्वेलन होता है, लीव्स होते हैं और इसके अंदर फूड स्टोर ही होती है। ईच ईयर न्यू बल्ब ग्रो इन साइड द ओल्ड वन। कह रहे हैं हर साल एक नया बल्ब बनता है इसके अंदर। आप लोग देखते हो तो इसको जब ओपन करें तो घेरे बने होते हैं, वर्ल्ड्स होते हैं ना, सेंटर में एक सेपरेट होता है, फिर उसको एक घेरा होता है, फिर उसके इर्द गिर्द। नेक्स्ट आते हैं कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ह्यूमन्स हैव ग्रोन प्लांट्स एसेक्चुअली बाय हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स बाय कटिंग पीसीज ऑफ द प्लांट दे लाइक एंड ग्रोइंग देम इनटू न्यू प्लांट। वगैरह सालों साल से ये सिस्टम चलता आ रहा है कि हम कटिंग का प्रोसेस करते हैं और नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी ग्रेनियम की। ग्रेनियम कटिंग वॉज कट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द लार्जर प्लांट। ये बेसिकली एक वाइल्ड जड़ी बूटी होती है जिसमें हम क्या कहते हैं हर्ब होती है जिसमें कटिंग ईजीली की जा सकती है। वगैरह सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द लीफ कटिंग। कुछ के हम लीव्स को कट करके अगर सेपरेटली लगा देते हैं ना तो वो भी ग्रो कर जाता है, जैसे ये एलोवेरा को कर रहे हैं यहाँ पर।
इस तरह से कह रहे हैं एप्पल ट्री कटिंग ग्रो बाय बीइंग ग्राफ्टेड ऑन टू द स्टेम ऑफ हेल्दी प्लांट। अब इसके ऊपर जो ये स्टेम्स लगी हुई है ना, ये वाली, ये बेसिकली एक ऐसे प्लांट की जो हेल्दी नहीं था, तो उसको हमने वहाँ से कट किया और एक हेल्दी के अंदर लगा दिया, ग्राफ कर दिया, ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाए और ग्रो कर सके। तो ये था आज का टॉपिक आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसके फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।